नमो नमः। पत्राचार द्वारा संस्कृत के प्रवेश अभ्यासक्रम के 10वें पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के पाठों में हमने देखा कि धातुएं होती है और उनका अलग अलग संदर्भ में कुछ प्रत्ययों को जोड़ के क्रियापद के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इन सारे प्रत्ययों को संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कुछ नियमबद्ध किया गया है। इन प्रत्ययों को जो हम प्रत्यय धातु के साथ जोड़ते हैं, इनको काल के अनुसार और भाव के अनुसार अलग अलग किया गया है। ये जो पृथक्करण है, अलग अलग करना जो है, इनको कुछ संज्ञा भी दी गई है। वो क्या है, वो हम इस पाठ में देखेंगे। हम इनको एक बार पढ़ेंगे। हमारे पुस्तक में है लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। इन सारे जगह पर अगर हम देखेंगे तो एक वर्ण जो है वो सब जगह सुनाई देता है, दिखता है, वो है ल। अतः इन सभी को संस्कृत व्याकरण में लकार ऐसा कहते हैं। हम देख रहे हैं कि लकार 10 प्रकार के होते हैं जिनको हमने पढ़ा। कौन से? एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग एवं लृंग। ये लकार जो है, इनमें यह 5वां लकार लेट लकार, इसके बारे में कहते हैं छंदोमात्र गोचरः। यह केवल वेदों में पाया जाता है, लेट लकार। तो जैसे हमने पहले देखा कि लकार तो 10 होते हैं, लेकिन यह एक लकार केवल वेदों में पाया जाता है, तो 9 लकार हुए। किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह जो लिंग लकार है, उसके 2 अलग अलग भाग होते हैं। एक है विधिलिंग और दूसरा है आशीर्लिंग। तो कुल मिलाकर अगर इस वेदों में पाए जाने वाले लेट लकार को हम छोड़ दें तो सभी मिलके हमको 10 लकारों का अभ्यास करना है। जैसे हम जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल, इन तीनों कालों को दर्शाने के लिए हम कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। वे प्रत्यय तो समान होते हैं। उन प्रत्यय को कहते हैं तिंग प्रत्यय। धातु से इन तिंग प्रत्ययों को हम जोड़ते हैं। तो ये तिंग प्रत्यय क्या है, हम उसको समझेंगे। उनको समझने के बाद लकारों से उसका संबंध जोड़ेंगे। इसमें तिप प्रत्यय 18 होते हैं। वे कौन से हैं? तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। यह 9 प्रत्यय एक प्रकार के हो गए। उसके बाद त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वहिंग, महिंग। यह 9 तिप से लेकर मस तक यह 9 प्रत्यय परस्मय पद धातु के लिए उपयुक्त होते हैं एवं त से लेकर महिंग तक 9 प्रत्यय आत्मनेय पद धातुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। तिप के ती से लेकर महिंग के न तक इनको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो वह तिंग ऐसा होता है। अतः इन प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय ऐसा कहते हैं। यह प्रत्यय जिनके अंत में लगते हैं उनको तिङन्त ऐसा कहते हैं। तिङन्ताः ऐसा कहते हैं। तो जिनके अंत में ये तिंग प्रत्यय लगते हैं उनको तिङन्त कहते हैं। ये जो लट, लिट, लुट हम देख रहे हैं, इसमें हर एक लकार का एक अपना अर्थ है। उस अर्थ को हम देखेंगे क्रम से।
अब लट के जगह पर, लट के स्थान पर ये सारे प्रत्यय लगते हैं। जैसे कोई एक धातु हम उदाहरण के रूप में लेंगे, उससे लट नाम का कोई प्रत्यय होता है। तो लट ये कोई प्रत्यय है क्या? केवल ये लट कोई प्रत्यय नहीं है, लट के स्थान पर ये सारे प्रत्यय होते हैं। स्वाभाविक है कि अगर धातु परस्मैपदी है तो उसकी जगह पर ये सारे प्रत्यय रहेंगे। तो सारे प्रत्यय एक साथ आते हैं क्या? नहीं आते। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष ऐसे भेद हैं, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे भी भेद हैं। जैसे हमारी अपेक्षा होगी पुरुष वचन के अनुसार, इनमें से उस प्रत्यय को उस लकार के अर्थ में हम धातु से जोड़ेंगे। इसकी प्रक्रिया को हम बाद में देखेंगे, पहले हमें केवल प्रत्ययों को समझना है एवं लकारों को समझना है। तो हमने ये देखा कि 10 लकार है और उनके स्थान पर यह प्रत्यय होते हैं। परस्मय पद प्रत्यय जैसे हैं उसी प्रकार आत्मनेपद प्रत्यय भी है। ये प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से होते हैं, किंतु जो धातुएं उभयपदी होते हैं उनसे उस अर्थ में, उस अपेक्षा में परस्मय पद प्रत्यय एवं आत्मनेपद प्रत्यय दोनों प्रकार के प्रत्ययों को जोड़ा जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि इन सभी लकारों का कहीं ना कहीं कोई अर्थ होना चाहिए। इतने सारे लकार हैं तो इनका कोई विशेष संदर्भ भी होना चाहिए, और ये सारे प्रत्यय हमारे परिचित हैं। इसी से प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन, ऐसे सारे क्रियापद हम बनाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इन सभी लकारों को भली भांति समझें, इनके जो अर्थ के भेद हैं उनको भी समझें। स्थूल रूप से अगर देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के लकार हैं। एक प्रकार है कालवाचक और दूसरा है भाववाचक। कालवाचक से तात्पर्य है, हम जानते हैं 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यत काल। किंतु भूतकाल में भी अलग अलग भूतकाल हैं जिनका हम विस्तृत वर्णन बाद में देखेंगे, और भविष्यत काल में भी अलग अलग भविष्यत काल होते हैं, उसका भी वर्णन हम बाद में देखेंगे। और भाववाचक में काल का कोई संबंध नहीं होता, समय के अवधि का कोई संबंध नहीं होता, तो उसका भी विवरण हम आगे के पाठ में, लकार के पाठ में पूरी तरह से देखेंगे। तो जैसे हमने पहले देखा कि तिंग प्रत्यय में इन लकारों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पुस्तक में उदाहरण दिया है, हम उन उदाहरणों को समझने का प्रयत्न करेंगे। अभवत, यह हमने पहले पढ़ा है, यह लंग लकार है। लंग लकार में क्या किया? भू धातु से तिप प्रत्यय ही किया, किंतु उसका परिवर्तन होके उसमें केवल त ऐसा ही रूप हमें दिखता है। अतः वास्तविक रूप में यह लकार भू धातु से हमने किया, उसमें तिप प्रत्यय ही जोड़ा, क्योंकि भू धातु परस्मैपदी है, इसलिए परस्मैपदी का प्रत्यय यहां आएगा। किंतु उसका लंग लकार होने से अपेक्षित रूप को साध्य करने के लिए हमने उसमें परिवर्तन किया और वो त इतना ही बचा। भवतु, इसमें भू धातु से लोट लकार हमने किया है। तिप प्रत्यय का ही इसमें कार्य है, क्योंकि तिप प्रत्यय वर्तमान, जैसे वर्तमान काल में यहां लगाया है, परस्मय पद होने के कारण इसमें भी तिप प्रत्यय लगा, किंतु लोट लकार होने के कारण उसमें परिवर्तन करके तिप की जगह तू ऐसा एक परिवर्तन वहां आया। ये यहां परस्मैपदी के विषय में हुआ। आत्मनेपदी के विषय में कैसे होगा? वर्ध ऐसा धातु है, उसमें लट लकार को जब हम जोड़ते हैं तो त ऐसा प्रत्यय है। त प्रत्यय को जब हम जोड़ेंगे तो उसमें वर्तमान काल के लिए, लट लकार के लिए परिवर्तन होके वह ते ऐसे होगा।
अतः रूप बना वर्धते। जैसे परस्मैपदी में लोट लकार में तिप से तू ऐसा परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार वर्ध धातु आत्मनेपद होने के कारण लोट लकार में त के जगह ताम ऐसा परिवर्तन होगा, अतः उसका रूप वर्धताम ऐसे होगा। अतः हमने ये जानना चाहिए कि लकार सभी धातुओं से होते हैं। अगर वो परस्मैपदी धातु है तो उसमें परस्मैपद प्रत्यय लगेंगे, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, इस क्रम से। किंतु अगर लकार जो आत्मनेपदी धातु से हमने लगाया तो उसमें त आताम झ थास आथाम ध्वम व इट वही महिंग ऐसे 9 प्रत्यय लगेंगे। जिस पुरुष का, जिस वचन का हमें रूप बनाना है, उस हिसाब से, उस गणित से हमें उन प्रत्ययों को जोड़ना है और अपने रूप की सिद्धि करनी है। लकार का तिङंत के साथ जो संबंध हमने देखा उसे हम भली भांति समझ गए हैं। अब हम आगे जाएंगे। जैसे हमने देखा 10 लकार है और इनके विभिन्न अर्थ भी होते हैं। यहां हम उन सभी अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। लट लकार से प्रारंभ करते हैं। लट लकार वर्तमान काल में अभी जो क्रिया हो रही है उसको दिखाने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोविंदः पठति, गोविंद पढ़ रहा है। ये जो क्रिया चल रही है ये अभी चल रही है वर्तमान काल में। छात्राः लिखन्ति, तो लिखने की जो क्रिया है वह वर्तमान काल में चल रही है, अतः उस वर्तमान काल को दिखाने के लिए क्या होगा, लट लकार होगा। अब अगर परस्मैपदी है तो पठति ऐसा प्रयोग होगा, किंतु अगर आत्मनेपदी है तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगेगा और रूप भी वैसे होंगे। जैसे ऊहते, यह भी वर्तमान काल है, तर्क करता है, चिंतन करता है। बालकः ऊहते, यह भी लट लकार है, इसमें त ऐसा प्रत्यय जुड़ा है और उसमें जैसे यहां देखा परिवर्तन होके ते ऐसा परिवर्तन उसमें हुआ है। पठति अथवा ऊहते वर्तमान काल को दिखाने के लिए इस पहले लकार का प्रयोग होता है लट, अतः हमने इसे उसी प्रकार से याद करना चाहिए, लट वर्तमाने। आगे लेट लकार हमने देखा, इसका प्रयोग केवल वेदों में होता है, अतः इसके अध्ययन की अभी आवश्यकता नहीं है, हम आगे जाएंगे। लृंग, यह लकार विशेष रूप से हम इन सभी लकारों के बाद पढ़ेंगे। अभी समझना चाहिए कि यह क्रियातिपत्ति में प्रयोग होता है। क्रियातिपत्ति क्या है हम देखेंगे। भूतकाल में, भूतकाल को दर्शाने के लिए 3 लकारों का प्रयोग होता है। वे लकार है लुंग, लंग एवं लिट। अब हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि भूतकाल तो एक ही है, फिर 3 लकारों का प्रयोग क्यों? हमें यह समझना चाहिए कि भूतकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? हमारे पुस्तक में भी हम देख सकते हैं। एक है अद्यतन भूतकाल। अद्य का तात्पर्य हुआ आज। हम आज इस कालावधि को कैसे गिनते हैं? रात्रि के 12 बजे से आगे आने वाले रात्रि के 12 बजे तक जो कालावधि होता है उसे हम अद्य मतलब आज ऐसा कहते हैं। तो इस कालावधि में अगर कोई भूतकालीन क्रिया की गई है तो उसे अद्यतन भूत ऐसा कहते हैं। अद्यतन भूतकालः, आज का भूतकाल। जो अभी कोई क्रिया समाप्त हुई है तो उसे दर्शाने के लिए अद्यतन भूत हम कहते हैं। अगर कोई क्रिया गत रात्रि 12 बजे से पूर्व हुई है तो उसे अद्यतन नहीं रहने वाला अनद्यतन भूत ऐसा कहते हैं। जो अभी का, आज का भूतकाल नहीं है, रात्रि के पहले हुई घटना अगर हमें
दिखानी है, उसके बारे में उल्लेख करवाना है, तो उसे अनद्यतन भूतकाल ऐसा कहते हैं। तीसरा एक भूतकाल है कि जो हमारे दृष्टि के समक्ष नहीं हुआ, हमारे दृष्टि के परोक्ष हुआ है, हमारे उपस्थिति में नहीं हुआ, उसको दिखाने के लिए परोक्ष भूतकाल ऐसा एक भूतकाल होता है। तो हमें इन तीनों भूतकालों को भली भांति समझना चाहिए। जो भूतकाल हमारे समक्ष नहीं है वह परोक्ष भूतकाल है, उसे दिखाने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय से हमें 3 विषयों का ज्ञान होता है। कौन से 3 विषय? जैसे हमने देखा कि यह ती जो है ये लकार से आता है, लकार के स्थान पर हम इसको करते हैं, इसलिए इससे हमें काल का ज्ञान होता है। हमने देखा लकार में 2 भाग हैं, कुछ लकार कालों को दर्शाते हैं और कुछ लकार भावों को दर्शाते हैं। तो इस प्रत्यय से हमें पता चलता है कि ये कौन से काल में प्रयोग किया गया, इसमें कौन सा लकार है। जैसे पठती, यह वर्तमान काल में है, अतः यह लट लकार को दर्शाता है, वर्तमान काल को दर्शाता है। यह पहला विषय हुआ। दूसरा, इससे पुरुष कौन सा है यह हमें पता चलता है। जैसे ती, यह जो प्रत्यय इसमें लगा है, इससे पता चलता है कि यह प्रथम पुरुष है। अगर इसमें मध्यम पुरुष होता तो सी ऐसा आया होता, अगर यह उत्तम पुरुष होता तो इसमें मी ऐसा आया होता। किंतु जब ये ती है स्पष्ट रूप से, तो हमें पता चलता है कि यह प्रथम पुरुष को दर्शाता है। तीसरा विषय जो इसमें समझ में आता है वह है वचन, कि ती से हमें पता चलता है कि यह एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन नहीं है। अगर द्विवचन होता तो तह ऐसा आया होता, बहुवचन होता तो अंति, पठंती ऐसा रूप आया होता। अतः एक क्रियापद में हमें इन तीनों विषयों का ध्यान रखना चाहिए, तीनों विषयों को समझना चाहिए। कौन से 3 विषय? मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा। एक तो धातु है जिससे उस क्रिया का अर्थ हमें पता चलता है। दूसरा है विकरण, इस विकरण से वह कौन से गण में है यह हमें पता चलता है। और तीसरा है आख्यात प्रत्यय, जिससे उस क्रिया का काल, पुरुष एवं वचन, इन सभी विषयों का हमें ज्ञान होता है। अतः इन 2000 धातुओं को इन 10 गणों में विभक्त करके उनके विकरण प्रत्यय से और लकारों के साथ उनका संबंध जोड़ने से हम क्रियापदों को भली भांति समझ सकते हैं। लुंग लकार जो है वह अद्यतन भूत में आता है। अद्यतन का अर्थ जो हमने देखा, गत रात्रि 12 बजे के बाद अब तक अगर किसी क्रिया को हमें दिखाना है तो वहां लुंग लकार का प्रयोग होता है। लंग लकार जो है ये अनद्यतन भूतकाल, मतलब गत रात्रि 12 बजे से पहले अगर कोई घटना हमें दिखानी है तो उस विषय में लंग लकार का प्रयोग होता है। अतः लुंग, लंग एवं लिट ये 3 लकार भूतकाल को दर्शाने के लिए है। लुंग लंग लिट भूतकाले, ये हमें समझना चाहिए। जैसे भूतकाल में अद्यतन अनद्यतन इत्यादि होता है, वैसे स्वाभाविक भविष्य काल में भी अद्यतन अनद्यतन होता है। अतः उन दोनों कालों को दिखाने के लिए लुट एवं लृट इन दोनों लकारों का प्रयोग होता है। ये यहां से मतलब लट लकार से लेकर लृट लकार तक जितने भी लकार है ये कालों को दर्शाते हैं, भिन्न भिन्न काल को दर्शाते हैं। भविष्यत काल हो, वर्तमान काल हो या भूतकाल हो, भविष्यत काल के भेद हो या भूतकाल के भेद हो, इन सभी को दर्शाने के लिए इन लकारों का प्रयोग होता है। किंतु और भी 3 लकार संस्कृत में है, जैसे लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये दोनों लकार जो है ये आदेश, प्रार्थना इत्यादि भिन्न भिन्न अर्थों में होते हैं, जिसे विध्यर्थ ऐसा कहते हैं। तो लोट लकार तो हमारे परिचित हैं, गच्छतु, पठतु, त्वम लिख, यह जो प्रयोग होता है जिसमें आदेश है या प्रार्थना है, विनती है, इसको दर्शाने के लिए
लोट लकार का प्रयोग होता है। इसमें कोई काल का बंधन नहीं होता। भवान करोतु, इसका अर्थ हुआ आप करिए। कब करिए? आज करिए, कल करिए, 1 वर्ष बाद करिए, अगले जन्म में करिए, कोई बंधन नहीं है, लेकिन उसको केवल भाव दिखाना होता है कि आपको ये करना चाहिए। यह दिखाने के लिए केवल लोट लकार का प्रयोग होता है, इसीलिए उसको काल संबद्ध लकार नहीं कहते। विधिलिंग में क्या होता है कि अगर कोई संभावना हमें दिखानी है, आज शाम को बारिश होगी, ऐसा अगर हमें दिखाना है तो प्रयोग होता है अद्य सायंकाले वृष्टि ही भवेत। ये कोई विधान है, क्रिया पूरी नहीं हुई है और उसका कोई काल भी निश्चित नहीं है। वृष्टि ही भवेत, आपने ये काम करना चाहिए। भवान कार्यम कुर्यात, यह जो प्रयोग है इसे विधिलिंग ऐसा कहते हैं। इसका काल से संबंध नहीं है। तो लोट लकार एवं विधिलिंग लकार ये आदेशादि संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद एक लकार है आशीर्लिंग। इसका प्रयोग आशीर्वाद के संदर्भ में किया जाता है। जब हम किसी को आशीर्वाद पर शब्द बोलते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है। कुर्यात, सदा मंगलम, शुभम भूयात इत्यादि जो शब्द प्रयोग हम सुनते हैं वे सभी आशीर्लिंग का उदाहरण है। अतः लट, लृंग, लुंग, लंग, लिट, लुट एवं लृट यह काल संबद्ध लकार, लोट, विधिलिंग, आशीर्लिंग यह भाव संबद्ध लकार, यह हमने समझना चाहिए। तो इतने सारे विषयों को कैसे याद करेंगे? संस्कृत भाषा में इसके लिए एक अच्छी पद्धति है। कौन सी पद्धति है? इन सभी को अगर हम श्लोकबद्ध कर लेते हैं, छंदोबद्ध कर लेते हैं, तो उसे याद रखना, स्मरण में रखना बड़ा आसान होता है। तो इन लकारों के विषय में भी एक श्लोक है, हम उसे पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। लट वर्तमाने, इसको थोड़ा परिवर्तन होता है, ट का ड होता है, संधि नियम जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लट वर्तमाने, लेट वेदे, भूते लुंग लंग लिटस तथा, विद्याशीषोस्तु लिंग लोटौ, लृंग लृटौ लुट भविष्यति। ऐसा यह श्लोक है। जो इसमें दिया गया है वही इसमें भी दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सस्वर बोलेंगे तो कहने में भी आनंद आएगा और याद भी बड़ी सरलता से होगा। लट वर्तमाने लेड वेदे, भूते लुंग लंग लिटस तथा, विद्याशिषोस्तु लिंग लोटौ, लृंग लृटौ लुट भविष्यति। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे और याद रखेंगे तो हमें इसमें बड़ी स्पष्टता हो सकती है। इसके बाद जो विशेष रूप से हमें इसमें पढ़ना है वह है लृंग लकार। हम उसके बारे में अभी देखेंगे।